चलिए प्यारे बच्चों, भारत का संविधान को समझते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, आप हमारी इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, सबके लिए जो है भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है इससे हर एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। ठीक है, आइए तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सर्वप्रथम भारत में जो है संविधान सभा का गठन का सिद्धांत। स्वराज विधेयक या स्वराज बिल अर्थात बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में दिया गया था। देखिए, एक बात ध्यान देना, इसी को भारतीय संविधान विधेयक बिल भी कहा जाता है, अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत स्वशासन के लिए एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का ये पहला प्रयास था। ठीक है, देखिए 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में संविधान बनाया जाए, जिसे जो है भारतीय लोग जो है इसे बनाएं। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने सेम यही बात कही थी। 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा की जो है बात को स्वीकार कर लिया था। 1946 की बात करता, 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। भारत का संविधान समस्त देशों से बड़ा और लिखित संविधान जो है माना जाता है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के साथ शुरू हुई, जिसने 1946 में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जो है आप कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो आपका एक उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के साथ औपचारिक रूप से काम करना था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ऐसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। आगे देखिए, अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को एवं स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जो है प्यारे बच्चों बनाया गया। ठीक है, बात करें आगे तो श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, अगर बात करूं मैं तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, अगर बात करूं तो कुल संख्या 389 थी। ठीक है, 292 जो है बच्चों ब्रिटिश भारत के थे, अर्थात 11 प्रांतों के लिए। वहीं 4 चीफ कमिश्नरी को गए थे प्यारे बच्चों। देखिए, चारों चीफ कमिश्नरियां आप समझ लो, एक तो दिल्ली थी, दूसरा अजमेर थी, तीसरा प्यारे बच्चों कुर्ग थी, और चौथा बलूचिस्तान। दिल्ली की बात करें तो भारत की राजधानी, अजमेर या मारवाड़ की बात करें तो वर्तमान का राजस्थान वाला हिस्सा जो है अजमेर मारवाड़ के अंतर्गत आता था। ठीक है, कुर्ग की बात करें तो वर्तमान समय के कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बलूचिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो 93 आपका प्रतिनिधित्व ऐसे थे जो देसी रियासतों से संबंधित थे। वर्तमान में देसी रियासतों का तो समापन हो चुका है। मैं अगर कहूं तो भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के समय लगभग 565, कितनी मैंने बताई आपको, 565, आप ऐसा कह सकते हो कि 565 देसी रियासतें थीं, जिनमें से अधिकांश को भारत में शामिल करने के बाद आज भारत में कोई भी स्वतंत्र देसी रियासत मौजूद नहीं बची है। माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 562 रियासतों को भारत संघ में पहले ही एकीकृत कर लिया गया था। 2-3 को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। वो 3 रियासतें कौन थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी? मैं आपको बताना चाहूँ, एक हैदराबाद थी, दूसरी जूनागढ़ थी, और तीसरी आपकी कश्मीर थी। देखिए, अगर मैं बताऊं तो इस हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद के निज़ाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और एक स्वतंत्र राज्य बने रहना चाहते थे। भारतीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कार्रवाई के जरिए हैदराबाद को भारत में जो है मिलाया गया। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ के नवाब ने भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जबकि रियासत की अधिकांश आबादी हिंदू थी और इसकी सीमाएं जो है प्यारे बच्चों, सीमाएं जो है इसकी सीमाओं के पाकिस्तान से नहीं लगती थी। जो मतलब भारत के अधिकांश उस क्षेत्र की जूनागढ़ की सीमाएं थी वो पाकिस्तान से नहीं लगती थी। बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में शामिल करा लिया गया। कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल थी। कश्मीर के महाराजा ने जो थे शायद जयसिंह थे, ने शुरुआत में भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। बाद में भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया गया। कश्मीर बहुत ज़्यादा विवादों में था, उस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत में शामिल हुआ है।
जब उसे लगा था कि पाकिस्तान अब हमें बेहाल करके ही छोड़ेगा, तब वो जो है शामिल हुआ था। ऐसे करके 565 की पूरी रियासतें जो है इसमें शामिल कर ली गई थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो समझिएगा, देखिए सांप्रदायिक आधार पर सीटों की अगर मैं बात करूं तो देखिए सामान्य को 213 सीटें थी, मुस्लिम को 79 और सिख को जो है 4, केवल वो भी पंजाब में मिली थी। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट हैं। देखिए इसमें 15 महिलाएं थी, चुनाव हुआ। एक बात समझिए क्या कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और 296 सीट, कितनी 296 सीट्स इन पर जो है फाइट होती है। तो 296 में फाइट होती है, जिसमें 208 सीटें देखिए कांग्रेस को मिल जाती हैं। कितनी सीटें, 208 सीटें तो कांग्रेस को मिल जाती हैं। वहीं 73 सीटें जो है 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं। 73 सीट किसको मिल जाती है, मुस्लिम लीग को। जैसे यहाँ मैंने बताया इसमें 15 महिला थी, जिसमें एक मुस्लिम जो है बेगम अजायज रसूल थी, जो उस समय के उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है, सरोजनी नायडू बिहार से थी, प्रथम राज्यपाल भी हैं ये, मतलब थी। ठीक है, कांग्रेस ने 210 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 199 सीटें मिली, 9 का समर्थन मिला, जिससे कितनी हो गई ये 208 हो गई। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें। वहीं एक पार्टी थी, अन्य पार्टियां जो होती है ना, अन्य पार्टियों में 7 छोटी छोटी पार्टियां थी। ऐसे करके 8 यहाँ चली गई, 7 यहाँ चली गई, 15 सीटें तो ये लोग ले गए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो टोटल सीटें थी 296, उसमें किसके पास कितनी थी वो समझिएगा। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं, किसकी, जनरल की, तो भाई साहब जनरल को जो है 213 सीटें फाइट करने के लिए मिली। वहीं जो मुस्लिम लीग था अर्थात एमएल मुस्लिम लीग जो था फिर बच्चों, उसको 79 सीटें मिली। ठीक है, सिख को कितनी मिली, तो आप कहेंगे कि जो सिख थे उनको जो सीटें मिली थी वो मात्र 4 मिली थी, ये पीछे आपको पता ही होगा। महिला कितनी थी इसमें, महिला कितनी थी, तो 15, ये पीछे मैंने बता दिया है आपको। सही है, एससी को कितनी सीटें मिली, एससी को मिली 26, कितनी मिली 26 सीटें। वहीं एसटी को कितनी मिली, एसटी को कितनी मिली, तो 33 सीटें मिली थी। तो ये तो सीटों का आवंटन रहा था। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो एसपी मोदी ने किया था। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो फ्रैंकी एंथनी ने किया था। कहने का मतलब फ्रैंक एंथनी ने किया था। तो ये वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से आगे समझते हैं। देखिए अगर बात करें तो 31 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रखा गया, लेकिन मुस्लिम सदस्य ना होने के कारण ये जो है फेल रहा पूर्ण रूप से। एक बात मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि जैसे क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा है संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ठीक है, पहली बैठक ये कब हुई थी, तो इसके बारे में पीछे आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों। ये जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 1946 को। इसमें ये कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के असेंबली हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के असेंबली हॉल में हुई थी। कितने बजे हुई थी, तो प्यारे बच्चों सुबह 11 बजे हुई थी। कितने बजे हुई थी, तो सुबह 11 बजे हुई थी, बैठक हुई। और बैठक में प्यारे बच्चों 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया, 207 सदस्यों ने भाग लिया। 11 बजे बैठक हुई जैसे कि मैंने आपको बताया। बवाल ये हुआ कि इसमें जो है मुस्लिम लीग नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया, मुस्लिम लीग नाराज हो गया। अब उसने इसका बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। तो इस मुस्लिम लीग को मनाने के लिए जो है BN राव को भेजा गया। किसको भेजा गया, BN राव को भेजा गया कि भाई जाओ ऐसा है, मना के लाओ उनको। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद देसी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सुझाव समिति के अकॉर्डिंग जो है JB कृपलानी को जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, इसकी पहली बैठक तो हो चुकी, फिर हुई इसकी दूसरी बैठक। जब दूसरी बैठक हुई तो वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। अब भाई साहब दूसरी बैठक हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, कौन से अध्यक्ष, जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन से, तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कौन सा अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी तो मैंने पीछे बताया था, पहली बैठक में चुन लिए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब समझिए उपाध्यक्ष इसमें कौन निर्वाचित किए गए, तो उपाध्यक्ष जो थे वो निर्वाचित किए गए थे इसमें आपके HC मुखर्जी। कौन, HC मुखर्जी। जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे।
वहीं जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए वो फ्रैंक एंथोनी मनोनीत किए गए। ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सलाहकार किसे बनाया गया, तो BN राव को, वेनेगल नरसिंह राव अर्थात एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजरी का काम उन्होंने किया। ये दूसरी बैठक आपने समझी। अब देखिए इसकी हुई एक तीसरी बैठक। कौन सी बैठक हुई प्यारे बच्चों, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की बात करूं तो ये हुई 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये बात ध्यान देना, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। अब तीसरी बैठक जब हुई तो इसी में रखा गया था कौन सा, और इसी बैठक के दौरान जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि एक लंबे समय तक को चला था, ठीक है ना। तो इसी दौरान इसी सत्र के दौरान जब ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, ठीक है। लेकिन ये जो पूर्ण रूप से पास हुआ वो कब पास हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को ये जो है आपका पास हुआ था। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर ये पूछ लेता है कि रखा किसने उद्देश्य प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लेकिन इसको जो है समर्थन किसने दिया था, ठीक है, समर्थन किसने दिया था। तो एक बात ध्यान रखना, समर्थन जो मिला था, समर्थन वो मिला था पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। क्या नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरा नाम इनका था पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है इसको क्या दिया था, समर्थन दिया था। आगे एक बात ध्यान रखनी है, एक बात आगे ध्यान रखनी है कि इसमें आर्टिकल कितने थे, तो आर्टिकल जो थे आपके वो 8 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे, 8 आर्टिकल थे। इनमें एक बात ये थी कि ये उद्देश्य जो है उद्देशिका का आधार भी बना था, ठीक है। कौन, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये प्यारे बच्चों आपके उद्देशिका का आधार बना था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये प्यारे बच्चों। तो आगे एक बात समझिएगा, एक बात ऐसे समझिएगा कि अब हम बात करेंगे समितियों की, ठीक है। किसकी समिति की, समिति होगी। तो देखिए प्रारूप समिति की बात करें तो जैसे कि एक बात आप यहाँ पर जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, कहने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एक विवाद ये था कि 1971 के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, और 1971 से पहले जो है संविधान हमारा बन गया था। और चूंकि 1971 में बांग्लादेश कहाँ पहुँच जाता है, 1971 में जो ये वाला हिस्सा जो है ये बांग्लादेश की तरफ पहुँच जाता है, ठीक है। तो एक बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उस समय ये बांग्लादेश न होके पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, पूर्वी पाक के नाम से जाना जाता। यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था खुलना। और चूंकि खुलना से ही ये जो प्रत्याशी थे आपके अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर कहाँ से प्रत्याशी थे, तो खुलना से। अब जब देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश भी अलग हो गया, और ये पूर्वी पाकिस्तान जो है जब अलग हो गए तो ये जो खुलना वाली सीट थी ये चली गई कहाँ पर आपकी, ये चली गई आपके बांग्लादेश में। तो ऐसे करके अब ये हो गए फ्री डॉक्टर अंबेडकर साहब। जब ये फ्री हो गए तो अभी ये बात ये आई कि इनको कैसे सीट दी जाए। तो इनको सीट देने के लिए एक प्रावधान रखा गया, क्योंकि इनको संविधान में जोड़ना था। क्या करना था, इनको संविधान में इनको हर हाल में जोड़ना था, ताकि वो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। हालांकि इनको लेने के पक्ष में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में उनको इस बात का एहसास हो कि यार ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। किसकी जगह, तो जोगिंदर नाथ मंडल की जगह चुने गए थे संविधान सभा के लिए। बाद में देखिए मुंबई की पूना सीट जो है इनके लिए खाली कराई है। कहाँ की, तो मुंबई की पूना सीट खाली करवाएगी जो MR जयंकर की थी, MR जयकर की थी। तो वहाँ पर इनको जो है सीट एक दे दी गई। ऐसे करके ये जो है प्रारूप समिति में जुड़ गया। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन 2 नए सदस्य आए, जिससे ये कितने हो गए, 9। एक बात ध्यान रखना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। एक बात याद रखना, प्रारूप समिति को ही नाम दिया गया था मसौदा समिति। कौन सी, तो मसौदा समिति के नाम से भी प्रारूप समिति को जाना जाता था। दूसरी बात, इसे ही जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था। अब देखिए इसका काम क्या था वो समझ लो आप थोड़ा सा। संविधान पर विचार करना था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर विचार करना। अगर मैं बात करूं तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर इसके कौन थे, अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों, ठीक है। वहीं इसमें गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी। KM मुंशी का जो पूरा नाम था प्यारे बच्चों, KM मुंशी का वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी था। क्या नाम था, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कभी फुल फॉर्म ही पूछ ले, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, N माधवरावन, और जो है TT कृष्णामाचारी, ठीक है।
देखिए एन माधवराव जो थे, इन्होंने प्यारे जो रिजाइन दिया था, क्या दिया था इन्होंने दिया था रिजाइन। तो रिजाइन देने की वजह से उनकी जगह बीएल मित्र आ गए, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है आए थे। तो ऐसे करके इतने लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। अब एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान देना, थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो संविधान था, जो प्यारे जो संविधान था, तो संविधान का जो पहला प्रारूप था, ठीक है, कौन सा प्रारूप, तो संविधान का जो पहला प्रारूप था, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पहला प्रारूप, तो संविधान का जो पहला प्रारूप था वो बीएन राव जी ने बनाया। किसने, बीएन राव ने बनाया। और उसको कितने भाई साहब 60 देशों से, कितने कंट्रीज से, 60 देशों से स्टडी करने के बाद बनाया गया था, जिसमें 243 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स लिए गए थे, 243 आर्टिकल्स लिए गए थे। और इसमें जो है 13 अनुसूचियाँ अर्थात 13 शेड्यूल लिए गए थे, 13 अनुसूचियाँ 13 शेड्यूल लिए गए थे। लेकिन जो है एक बवाल हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जो प्रारूप समिति थी ना, जो प्रारूप समिति थी, इस समिति की अगर बात करें तो इसमें जो है टोटल तो 141 बैठकें होती हैं। कितनी बैठकें होती हैं आप जानते होंगे, टोटल 141 बैठकें होती, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट बैठक होती है। पहली बैठक जो हुई थी 30 अगस्त 1947 को हुई, फिर जो है प्रथम बैठक में, और जो पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप और अंतिम प्रारूप। तो पहला प्रारूप जो बनाया गया था 21 फरवरी 1948 को, और एक बनाया गया अक्टूबर 1948 में, एक बनाया गया नवंबर 1948 में। ये जो अंतिम वाले थे, कौन सा, एक तो अक्टूबर 1948 वाला और एक जो था नवंबर 1948 वाला, इन दोनों में जो है विचार किया गया। क्या विचार किया गया, ये बात है शायद इसमें संशोधन किए गए थे, शायद संशोधन कितने हुए थे, 2473 संशोधन किए गए थे, 2473 संशोधन, ठीक है। और वहीं बात करें तो एक बात ध्यान रखना, 17 अक्टूबर और आपका 1949, 17 अक्टूबर 1949 को भाई साहब आप ये समझ लो भारत का संविधान नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, भारत के संविधान को भारत का संविधान जो है नाम दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के संविधान को भारत का संविधान नाम कब दिया गया था, 17 अक्टूबर 1949 को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो 393 को आप एक बार स्टडी कर लेना, उसमें इन सारी चीज़ों को बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली चीज़ आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों, आप इनको जो है अंडर एस्टिमेट मत करना गलती से भी। बाकी यहाँ पर एक बात आप समझिएगा थोड़ा सा, इस जगह देखिए हमने आपको लिए संविधान जो आपका संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्षों की सूची, ठीक है। देखिए समितियों की अगर कुल संख्या बात करूँ, पहले जो संख्या थी ना समितियों की, वो थी आपकी टोटल जो थी 22। कितनी संख्या थी, 22 संख्या थी। इसमें भी आपको एक बात याद रखना है, 2 पार्टों में थी, 8 तो बड़ी थी, बाकी आपकी कितनी बची, 14 जो है वो छोटी समितियाँ थी। 14 कैसी समिति थी, तो 8 बड़ी हो गई और आपकी 14 छोटी समितियाँ हो गई। ध्यान रखना समिति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समिति का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा कह सकते हो समिति का जो मतलब होता है वो लोगों का समूह होता है। क्या होता है कि लोगों का समूह जो है, लोगों का समूह होता है। किसका मतलब होता है, तो वो होता है समिति का मतलब, जिसमें एक क्या हो, एक अध्यक्ष हो, जिसमें क्या हो, एक अध्यक्ष हो, जिस डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर समितियों का नाम है और यहाँ पर उनके अध्यक्षों का नाम है, ठीक है। नियम समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति की बात करें तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये पहले जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। झंडा समिति अर्थात झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे पहले बच्चों वो कौन थे, तो GB कृपलानी थे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, झंडा समिति हो या फिर आप कहोगे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तो झंडा समिति में कभी कभी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलता है, कहीं कहीं JB कृपलानी पूर्ण रूप से गलत है। ध्यान रखना, देखिए अगर झंडा समिति की बात कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, क्या फिर बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तो यहाँ पर आप लगाना क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर, अब एक बात समझ लो, अगर झंडा की बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो झंडा था उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मैं आपको बता दूं, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो था वो था प्यारे बच्चों आपका 2:3, ठीक है। लेंथ
और ब्रीथ 2:3, 2:3 का अनुपात था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अशोक चक्र का वो बना हुआ है, उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं प्यारे बच्चों? 24 तीलियां, ये बात आप जानते हो, ठीक है। ध्वज संहिता कब पास हुई? ध्वज संहिता कब लागू की गई? तो प्यारे बच्चों ध्वज संहिता लागू की गई 2002 में। कब लागू की गई? 2002 में लागू की गई, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, इसमें एक बात और ध्यान देना, झंडे को लेकर समय समय पर बदलाव किए जाते रहे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य समिति की बात करते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष एम.एन. वेंकटाचलैया हैं, ठीक है। तो ये वाली समितियां आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी और ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर अगर बात करूँ मैं संविधान में वाचन, देखिए संविधान में वाचन की बात करें तो जो पहला वाचन था आपका वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक आपका चला है, ठीक है। दूसरा वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ठीक है। तीसरा वाचन की बात करें 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, ठीक है। एक बात ध्यान देना, ध्यान के देंगे, जो आपका 26 नवंबर 1949 है, जो आपका 26 नवंबर 1949 है प्यारे बच्चों, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। क्या है कि पहली बात तो कानून दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गया था ना। कानून बोल दे चाहे विधि दिवस बोल दे, कानून बोल दे चाहे प्यारे बच्चों विधि दिवस बोल दे, कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, संविधान को अंगीकृत किया गया, ठीक है, आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया। एक बात याद रखना, जब संविधान को प्यारे बच्चों अंगीकृत किया गया या संविधान को लागू किया गया, क्या किया गया? लागू। तो उसमें कितने आर्टिकल काम कर रहे थे? मात्र 16 आर्टिकल काम कर रहे थे। कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9 ये थे, और शायद उसके बाद 60 था आर्टिकल, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392, 393 और 394, ये वाले जो मैंने आर्टिकल आपको गिनाए, यही वाले केवल आर्टिकल कार्य कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा था? सबसे बड़ा वाचन कौन सा था प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि जो दूसरा वाचन था ना प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा वाचन था। कौन सा था? दूसरा वाला सबसे बड़ा, और वहीं ये वाला जो था ये सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा वाचन था, ठीक है। मिडिल वाला आप जानते हो बाद वाला वाचन था। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे समझिएगा, देखिए संविधान सभा को संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया? अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, और इसके अंतिम बैठक जो हुई प्यारे बच्चों, मैंने 2 बैठकें तो आपको पीछे बता दी हैं। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहीं पर जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रगान को लागू किया गया था। किसको लागू किया गया? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है प्यारे बच्चों, राष्ट्रगान जो है ये जन गण मन, ठीक है। क्या है? जन और दूसरा प्यारे बच्चों क्या है आपका? जन गण मन, ठीक है। इसमें एक शब्द है अधिनायक। अधिनायक जो है प्यारे बच्चों ये जॉर्ज पंचम के लिए बोला गया है, जन गण मन अधिनायक। इसीलिए इसको लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है कि अधिनायक शब्द जो है ये हटा दो, क्योंकि ये भारतीयों के लिए नहीं है। ये किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए। किसके लिए है प्यारे बच्चों? जॉर्ज पंचम के लिए, ये भारतीयों के लिए नहीं। तो अब जब मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो यहाँ पर इस अधिनायक की कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो फालतू इसे हमने क्यों लगा रखा है? इस बात को लेकर समय समय पर भारत में इसका विवाद होता रहा है, और मैं भी इसे कहीं तक ठीक ही मानता हूँ। अगर मैं आगे बात करूँ तो एक बात ध्यान रखना, इसको लिखा किसने था ये भी आप ध्यान दीजिए। इसको लिखा किसने था प्यारे बच्चों? तो लिखा किसने था? तो इसको जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे जो है लिखा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं इसे गाया कब गया? तो 27 दिसंबर। गाया कब गया? गाया गया ये प्यारे बच्चों आपका 27 दिसंबर, और ये आपका 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ? तो प्यारे बच्चों आपको होगी कलकत्ता के अधिवेशन में। और इसको टाइमिंग जो है, समय क्या है प्यारे बच्चों? इसका समय तो आप जानते हो, बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं, 52 सेकंड। संक्षिप्त में गाने का समय, केवल ऊपर पंक्तियों में गाने का समय इसका बहुत कम है, मात्र 20 सेकंड में आप 20 सेकंड में आप इसे संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में गा सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। एक बात ध्यान रखना और कि राष्ट्रगान को लेके भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं
तो प्यारे बच्चों सन 2016 की बात है। कब की बात है? सन 2016 में कोर्ट ने जो है एक आदेश दिया कि जितने भी सिनेमा हॉल हैं, क्या हैं, जितने भी सिनेमा हॉल हैं जहाँ पर मूवीज़ वगैरह लोग देखते हैं, तो वहाँ पर शुरू के 52 सेकंड जो है कि इसको अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जब ये अनिवार्य कर दिया गया तो वहाँ पर सिनेमा हॉल में बहुत विवाद होने लगा। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं गाते थे, जो कुछ गाते थे, तो जो गाते थे, जो नहीं गाते थे, इनमें आपस में विवाद हो गया, मारा पीटी भी, कभी कभी तो पूरे फैमिली वालों को उठा उठा के पटका गया। इस वजह से संविधान में मतलब जो है कोर्ट ने इसे फिर बदल दिया, बोले अब इसको हटाओ, ये जरूरी नहीं है, आपकी मनसा है अगर तो आप गाइए वरना मत गाइए। ये सिर्फ पहला केस नहीं था, ये पहला केस नहीं था। मुझे लग रहा है कि एक केस की अगर मैं बात करूँ तो एक और केस हो चुका है इसको लेके, जिसमें मुझे नाम याद है, जैसे कि मान लो नाम याद है बिजोय और इमैनुअल, एक आदमी थे प्यारे बच्चों, इमैनुअल। तो ये एक केरल के स्कूल में पढ़ रहे थे, केरल के इमैनुअल। तो केरल के जब स्कूल में ये पढ़ रहे थे तो ये समझ लो आप कि इन्होंने एक बार क्या किया, इमैनुअल है तेरे बच्चों, इमैनुअल, ठीक है। इन्होंने 1986 की बात है शायद, हैं कि आपने केस सुना होगा सब, केरल राज्यवाद 1986। इनको और इनकी दो बहनों को जो है स्कूल से हटा दिया गया, नाम काट दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि जो है कि मतलब इन लोगों ने संविधान का अपमान किया है। लेकिन जब ये लोग केरल के कोर्ट में जाते हैं तो केरल की कोर्ट जो है इनको ये कह देती है कि स्कूल वालों ने नाम काट कर ठीक किया है। लेकिन फिर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वो आपको आज़ादी देता है कि आपकी इच्छा हो तो आप गाइए वरना मत गाइए। तो ऐसे करके ये केस जीत जाते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 25 जो है ये हमारी अंतरात्मा को प्रदर्शित करता है कि हमारे मन में जो है हम वही करेंगे, बस वो अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे भी वो कर दिया गया। वहीं अगर बात करें तो इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी जो है लिया गया था। कौन सा गीत? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गीत की अगर बात करूं मैं थोड़ी सी, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो राष्ट्रीय गीत है इसके बारे में बात करें तो ये है प्यारे बच्चों हमारा वंदे मातरम। क्या है? तो वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इसके बारे में लिखा किसने था, लिखा किसने प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है प्यारे बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इतने से ही आप याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी है। वहीं ये गाया कब गया था प्यारे बच्चों? 1896 में। 1896 में कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। वहीं अगर बात करें तो इसका टाइम कितना है? तो 65 सेकंड है। 65 सेकंड जो है क्या है इसका समय? इसका समय कितना है? तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 65 सेकंड इसका समय। कितनी लैंग्वेज में? तो प्यारे बच्चों दो लैंग्वेज में, एक तो बांग्ला और प्यारे बच्चों एक संस्कृत। दो लैंग्वेज में इसका प्रयोग जो है किया गया था। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए तो ये बात कब की थी? एक तो राष्ट्रगान की और दूसरी राष्ट्रीय गीत की। वो बात थी 24 जनवरी 1950 की। एक तीसरी बात और याद रखना, इसी दिन जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति कौन चुने गए प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया था। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो देखिए यहाँ पर संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा था, ठीक है। कितना समय लगा पहले? जो संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था, ठीक है। इसके बीच जो है 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए? तो 11। और बहस 114 दिन की बहस हुई पहले, जो 166 जो है आपकी बैठकें हुई, ठीक है। और संविधान बनाने में कितना रुपए खर्च हुआ? 63,96,729 रुपए जो है प्यारे बच्चों काम में आए, अर्थात खर्च हुए थे। इतने पूरे रुपए जो है खर्च हुए थे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो बैठकें मैंने बताई हैं यहाँ पर अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है। मैं क्लियर कर दूं इससे पहले आप कमेंट में इधर उधर लिखें। देखिए बैठकों को किसी किसी किताब में प्यारे बच्चों 105 बताया गया है, कहीं कहीं आपका 165 बताया गया है, कहीं कहीं कितना बताया गया है? 165 बताया गया है। जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की बुक 165 ही बता रही है। तो आप अपना ऑप्शन देख लेना, ऐसे अपवादित ऑप्शन नहीं देगा वो आपको, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ संविधान के निर्माण के समय की, अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों संविधान के निर्माण के समय की, तो अनुच्छेद कितने थे? 395।
कितने अनुच्छेद थे? 395। वहीं अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। भाग कितने थे प्यारे बच्चों? 22 भाग थे। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो अनुच्छेद कितने हो गए? अनुच्छेद हो गए प्यारे बच्चों 470। अनुच्छेद कितने हो गए? 470। और अनुसूचियाँ कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 12 अनुसूची आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर भाग की बात करें तो 25 भाग देखने को लेकिन एक बात है, भाग जो हैं वो सब आपके इसी में बढ़े हुए हैं। 22 में ही 3 बढ़ा दिए ABC करके। वैसे ही आर्टिकल भी ऐसे ही बढ़े हुए हैं, केवल अनुसूचियाँ ही 9, 10, 11, 12 करके बढ़ी हुई हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा बहुत गजब तरीके से। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हस्ताक्षर की अगर बात करूं तो हस्ताक्षर कायदे में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने चाहिए थे। कायदे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने चाहिए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपको देखने को मिलेंगे। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो यहाँ पर इन्होंने जो है टेढ़े करके हस्ताक्षर बनाए थे। किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जवाहरलाल नेहरू ने सीधे करके। तो और टॉप में आपको यही वाले दिखेंगे, हालांकि नाम भी इन्हीं का था कि यही करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कहने का मतलब 284 लोगों ने जो है प्यारे बच्चों आपके हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, अगर सवाल करता है कि संविधान को हाथों से किसने लिखा? संविधान को हाथों से, देखिए संविधान के जनक जरूर हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था। तो एक बात याद रखना, हाथों से लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी जी ने। किसने? प्रेम बिहारी। इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण राव, ऐसे ही था, ठीक है, नारायण राय। प्रेम बिहारी नारायण राय इनका पूरा नाम था। और वहीं अगर सजावट की बात करें कि सजावट किसने दी थी, सजावट किसने दी प्यारे बच्चों? सजावट दी थी नंदलाल घोष ने। किसने? तो नंदलाल और आपके बोस ने, ठीक है, नंदलाल बोस ने। हालांकि इनको शॉर्ट में नंदू बोस बोला जाता था, ठीक है। और हिंदी में किसने इसे कन्वर्ट किया था? तो आपको यह हिंदी में किसने लिखा था? तो वसंत कृष्ण वैद्य। ये याद रखना है आपको प्यारे बच्चों, वसंत कृष्ण वैद्य। कोई इतनी डिटेल आपको नहीं देगा, जो मैं कम समय में आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं संविधान लागू कब हुआ। देखिए याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक गलती मत करना, थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया तो बात खराब हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ? प्यारे बच्चों? तो सारी चीज समझना। प्रकाशन की अगर बात करूं तो अर्थात पब्लिश्ड या सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। क्या? तो आप कहोगे सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है, इंडिया प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। कहाँ? तो प्यारे बच्चों देहरादून में। कहाँ? तो देहरादून में, अर्थात यूके में, उत्तराखंड था पहले इसका। कितनी कॉपियाँ? तो 1000 कॉपियाँ। अरे 10,000 हो गया क्या? 1000 करना है। कितना करना है? 1000 कॉपियाँ जो है इसकी प्रेस से जो है छापी गई थी उस समय। 1000 कॉपी, ठीक है, 1000 कॉपी छापी गई थी, ठीक है। टोटल पेजेज कितने थे प्यारे बच्चों? टोटल पेजेज अगर मैं बताऊं आपको, पेजेज कितने थे, तो टोटल जो पेजेज की संख्या थी वो 251 थी। 251 जो है पेज थे, ठीक है। ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों शब्द जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? वर्ड, ठीक है, वर्ड कहते हो। तो शब्द की अगर बात करें तो इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश के शब्दों की, प्यारे बच्चों किसके? इंग्लिश के शब्दों की। तो जो इंग्लिश के शब्द थे वो 1,46,385 क्या थे? शब्द थे इंग्लिश में। 1,03,85 शब्द इंग्लिश में थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो जो हिंदी में प्यारे जो आपके शब्द थे वो थे 1,17,369। ये इतने शब्द किस में थे? तो हिंदी में थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्यारे बच्चों सचिव कौन बनाए गए थे? तो सचिव का नाम भी याद रखना प्यारे बच्चों, HVR और नाम क्या है पूरा? आयंगर, HVR आयंगर। कोई भी इतनी डिटेल बता दे तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट में बताना कि उन्होंने बताई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो स्किप मत करना। चलिए अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बात समझ लो कि जो प्रस्तावना की भाषा है प्यारे बच्चों, जो भाषा ये कहाँ से ली गई? तो ये आप कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा मैं अगर कहूँ कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? आइडिया ऑफ प्रिम्बल, तो ये आप कहोगे कि अमेरिका से आया, ठीक है। तो विचार कहाँ से आए? तो अमेरिका से आए। और भाषा कहाँ की है? तो पहले ऑस्ट्रेलिया के। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने कथन भी दिए थे। किसको?
प्रस्तावना को लेके बहुत सारे लोगों ने कथन भी दिए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कथन की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं अगर कथन की बात करूं तो याद रखना, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं कहूं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है, क्या कहा, किसको, तो आप ये ध्यान रखना, प्रस्तावना को, या यहाँ पर देखो ये नोट है पहले से ही कि संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। लेकिन उन्होंने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट, ठीक है, क्या मुख्य नोट, अगर मुख्य नोट के बारे में बात करूं तो आप कहोगे कि ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो है किसके द्वारा कही गई थी, तो अर्नेस्ट मैक के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा, अर्नेस्ट मैक के, सही है, अर्नेस्ट मैक ने कही थी। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मैकने है, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या कहा था, तो कहा था प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट कहा था, ठीक। दूसरा, प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली, क्या, राजनैतिक जन्म कुंडली, राजनैतिक जन्म कुंडली। अगर राजनैतिक जन्म कुंडली की बात करूं तो ये किसने कहा था, ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो आप उत्तर लगाओगे के एम मुंशी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा, के एम मुंशी ने। तो ध्यान रखना, जन्म कुंडली हो या जन्मपत्री, वो भी कौन सी, तो राजनैतिक, प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री किसने कहा है प्यारे बच्चों, तो के एम मुंशी जी ने कहा है। अगर मैं कहूं प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, क्या कहोगे आप, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या आईडी कार्ड किसने कहा है, तो आप कहोगे एन ए लगाना, ठीक है, पालकी वाला, ठीक है, क्या नाम है, एन.ए. पालकी वाला ने कहा है। क्या कहा है कि जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या प्रस्तावना को संविधान का आपका आईडी कार्ड बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है प्यारे बच्चों, आप कहोगे एन.ए. पालकी वाला के द्वारा जो है बोला गया है, ठीक है। आगे देखिए एक बात, प्रस्तावना को लेके केस भी बहुत हुए हैं, प्रस्तावना को लेके केस भी बहुत हुए हैं। एक बेरूवादी वीएस भारत संघ के द्वारा 1960 में चला था। कब, तो बेरूवादी वीएस भारत के संघ 1960 में चला था। और इनका मत क्या था, याद रखना प्यारे बच्चों, लिख लेना आप चाहो तो। कब, तो 1960 में। प्रस्तावना को लेके केस कब हुआ प्यारे बच्चों, 1960 में। किसके बीच, तो आपको नाम बताया मैंने, बेरूवादी और वीएस जो है आपका भारत संघ, क्या, वीएस भारत संघ। उन्होंने अपवाद में बताया, बोले क्या बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, पहली बात तो, और दूसरा प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको इनकी याद रखनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। फिर दूसरा केस चला प्यारे बच्चों, ये तो पहला था, दूसरा चला, वो चला आपका 1973 में। खूब आपने सुना होगा, कौन सा, केशवानंद, कौन सा सुना है आपने, केशवानंद भारती। देखिए यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो केस चला था वो चला था केरल राज्य के साथ, केशवानंद भारती और जो है केरल राज्य। कब, तो 1973। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और दूसरा जो है इसमें संशोधन हो सकते हैं। ये बात इनके द्वारा कही गई। तो ये फैक्ट समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, प्रस्तावना के कितने स्रोत हैं, तो 3 स्रोत। ये तो बता ही दिया मैंने, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया या विचार को, ठीक है। संविधान के स्रोत की बात करें तो हम भारत के लोग से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उस स्वरूप क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी आदि जो है इसके स्रोत हैं। उद्देश्य क्या है, जो स्वतंत्रता, समता आदि इसका उद्देश्य है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहली बार जोड़े गए थे। एक बात ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ये दो शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों अलग अलग हैं। और इन दोनों की अगर बात करूँ प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपके फर्स्ट पैरा में जोड़े गए थे। कौन से पैरा में, फर्स्ट पैरा में जोड़े गए थे। ये फर्स्ट टाइम जो है इसमें जो है संशोधन किया गया था। और ये जो है अखंडता शब्द जो है प्यारे बच्चों, अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था आपका 6th पैरा में। कौन सा पैरा में, तो 6th पैरा में जोड़ा गया था। कौन सा आपका, तो ये अखंडता शब्द जो है 6वें पैरा में जोड़ा गया था। इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, कहने का मतलब है
प्रस्तावना में नहीं, 42वें संशोधन में तो बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, इसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए इसे जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो आप कहेंगे कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको कि 42वें संविधान संशोधन को, अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे जो है कहा जाता है। आगे देखिए, बात अगर करूं, भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बुलाने का कार्यक्रम 1955 से शुरू होता है तथा प्रथम अतिथि मलिक गुलाम मोहम्मद थे, जो पहले जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। तो ये बात आप याद रखेंगे, उस समय हमारे पाकिस्तान से शायद रिलेशन ठीक रहे होंगे, तभी तो ऐसा हो जाता है। वरना कहने को तो आज भी हमारे कहते हैं कि भाई पीएम मोदी भी गए हैं अमेरिका, वो सॉरी पाकिस्तान जा चुके हैं, तो बिरयानी खा के आए थे। ऐसा बहुत सारा विवाद वाली बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है अपवाद है ये, उससे हमारे रिश्ते ना ठीक थे और ना ही भविष्य में कभी ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके भाग की, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से आपको 2 प्रश्न हर एग्जाम में मिल जाते हैं। देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान, दूसरे नंबर पर आपको भाग दिख रहा होगा और तीसरे नंबर पर आपको अनुच्छेद दिख रहे होंगे। अगर मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग थे और अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो आपकी 395 थी। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो 25 भाग है टोटल, और जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 470 है। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि भाग और अनुच्छेद नहीं बढ़ाए गए, बल्कि उसी में ABC करके जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो भाग हो चाहे वो आपके अनुच्छेद हो। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करूँ मैं, सबसे पहला भाग जो है भाग 1, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये कितने आर्टिकल हैं इसमें? इसमें 4 आर्टिकल हैं, कहने का मतलब है 1 से 4 तक जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल की अगर बात करें, अर्थात अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद पहला क्या कहना चाहता है? भारत जो है राज्यों का एक संघ है, अर्थात यूनियन है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, सिर्फ राज्यों का संघ ही नहीं है प्यारे बच्चों, बल्कि उसका जो नाम है वो दर्शाया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है इसमें, अर्थात नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कह सकते हो। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देखिए, जैसे सिक्किम है, 16 मई 1975 को ये भारत में जो है शामिल हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 ये राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, अनुच्छेद 3। वहीं अगर 4 बताएं, अनुच्छेद 4 तो इसमें मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों को दर्शाता है। ठीक है, उसमें जो विषय हैं, जो उपबंध हैं, उनको दर्शाता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या आता है? आपका नागरिकता आती है। इसमें आर्टिकल जो काम करते हैं वो 5 से 11। मैंने आपको ऊपर कितना बताया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें आर्टिकल जो काम कर रहे थे वो 1 से 4 तक, लेकिन यहाँ पर कितना? 5 से 11 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है? नागरिकता होती है। अब देखिए, भारत में एकहरी नागरिकता है, कहने का मतलब है जैसे मैं अमेरिका चला जाता हूँ और अमेरिका में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भारत का भी नागरिक रहूँगा और अमेरिका का भी नागरिक रहूँगा। जैसे ही मैं वहाँ की नागरिकता ले लूँगा तो भारत से जो है हमारी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एकहरी नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो नागरिकता जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक तो जो है आपका 6 बार संशोधन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं कहूँ तो देखिए, इसके आर्टिकल समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5, देखिए जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को जो है नागरिकता फ्री में प्रदान की गई। अनुच्छेद 8, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, कि भाई मैं अमेरिका चला गया घूमने घामने और वहां से लौट के आया तो पता चला कि हमारी नागरिकता भारत से बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अनुच्छेद 9 ये क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको पीछे बताया कि अगर जो है हम विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं बात करिए आर्टिकल 10 अर्थात 10वां अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है देश विरोधी कार्य करने पर भी जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कानून जो है कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है, भाग 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों? इसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? मूल अधिकार का।
ये आपके आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया, भाग 2 में नागरिकता थी, उसमें 5 से 11 तक थे, और भाग 3 जो है प्यारे बच्चों ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। और इस मूल अधिकार को आप जो है मौलिक अधिकार भी कह सकते हो, ये जरूरी नहीं कि मूल अधिकार ही बोलो, इसे ही मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। देखिए अगर बात करें तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से जो है इसको लिया गया है। आगे देखिए अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 जो है अल्पीकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्पीकार से। वहीं अगर बात करें तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक आर्टिकल उसके कार्य करते हैं। समानता के अधिकार में 14 से 18 तक आर्टिकल जो है कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक ये देख रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले 7 थी। देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो समानता का अधिकार ये आपका आर्टिकल जो है 14 से 18 तक जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है प्यारे बच्चों 29 से 30 में है। 31वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था जिसे निरस्त कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इनमें एक एक का हम अध्ययन डीपली तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि समानता का अधिकार मैंने बताया आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 देख लीजिए, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, कहने का मतलब है जो है आपका कानून है इसका आपको ये जो है आपको फ्री में संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। कोई इसका कॉस्ट नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि मतलब आप के लिए जिस प्रदेश से हो वहाँ के लिए अलग अलग नंबर लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले 100 नंबर था, फिर 112 नंबर। अगर कोई आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप 112 नंबर को डायल कर दीजिए, पुलिस तत्काल आपके पास आ जाएगी। तो ये जो है आर्टिकल 14 कहता है कि कानून का समान संरक्षण रहेगा आप पर। वहीं बात करें तो अनुच्छेद 15, देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति पर, कि भाई ये निचली कास्ट का है तो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब है कि जो है आप अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत भी विचार अपने मन में नहीं रखेंगे कि भाई जो है कि आप जो है दलित हो तो आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते या यहाँ पर दुकान से सामान नहीं ले सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उनका अंत यहाँ पर कर दिया गया है। आर्टिकल जो है 18 क्या कहता है, तो ये उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कोई राज्य है अगर तो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि जो है नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह राज्य के अधीन किसी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। तो उपाधियों का ऐसे अंत कर दिया गया था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला देख लेते हैं। देखिए भाग 3 जो है, भाग 3 मूल अधिकार, अगला इसमें देखिएगा आप, तो इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, सभी तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन कौन सी है स्वतंत्रता हमें, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार और व्यवसाय करने की जो है स्वतंत्रता। तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों आर्टिकल 20 पे अर्थात अनुच्छेद 20 पे, तो इसमें 3 स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। कौन सी, एक गलती की एक ही सजा होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि किसी अपराध के लिए भूत लक्ष्य अर्थात घटना के बाद बने कानून, पहले किसी को दे दी गई 5 साल की सजा किसी केस में, उसने कोई गलती कर दी, अब बाद में कानून बन गया कि अब इसमें होगी 10 साल की सजा। तो पता चले पहले तो वो 5 साल की काट ही रहा था, बाद में उससे ये कह दिया जाए कि भाई ऐसा है कि अब तुझे 5 साल और काटनी पड़ेगी क्योंकि कानून बदल गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, बात करेंगे आर्टिकल 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और निजता का अधिकार।
आप ऐसा कह सकते हो कि यह अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यह एक मूल अधिकार है। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में सिर्फ कानून के जरिए ही वंचित किया जा सकता है। ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर जो है लागू होता है। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के जीवन में किसी और व्यक्ति का जबरदस्ती दखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही बात करें तो देखिए अगला आर्टिकल है आपका 21 का इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 25 से 28 तक जाता है। कहां तक जाता है? 25 से 28 तक। इसमें जो है अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत आप जो है सभी लोगों को धर्म की आजादी का अधिकार है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। इस अनुच्छेद में अंतःकरण की आजादी और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 30 तो अल्पसंख्यकों का शिक्षण संरक्षण है। इसमें जितना भी अल्पसंख्यक है उनको जो है शिक्षा का पूर्ण संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल जो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए अगर इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी उपचार का अधिकार दिया गया है। कौन सा? इसे ही आप कानूनी उपचार का अधिकार भी कह सकते हो और इसे ही जो है आप संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कह सकते हो। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है आपको रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अर्थात आर्टिकल 33 मूल अधिकार को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना और मीडिया। अगर मैं इसमें अपना क्लैरिफिकेशन दूं आपको तो आप ये कह सकते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के मुताबिक संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद का मकसद इन बलों के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना है और उनके कर्तव्यों का सही तरीके से निष्पादन करना जो है सुनिश्चित करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे आर्टिकल 34 की। देखिए आर्टिकल 34 क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, आर्टिकल 34 आपसे क्या कहना चाहता है? भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। मतलब अगर हमें लगता है या यहाँ के रक्षा मंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि यहाँ पर जो है स्थिति गमगीन है या गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत के जो है मुखिया या रक्षा मंत्री वहाँ पर कोई भी बल लगा सकते हैं। वो चाहे आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या कोई भी फोर्स है, चाहे वहाँ पर कमांडो ही क्यों न लगाना पड़ जाए, तो उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी आपको पीछे। आइए बात करेंगे भाग 4 की। किसकी बात करेंगे? भाग 4 की। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अगर इसमें बात करूं मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 में बता चुका हूं आपको। ये जो है भाग 4 केवल 4 है। ठीक है, केवल कितना है? 4 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये आपके प्यारे बच्चों आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें जो आर्टिकल है उस पर चर्चा करता हूं। देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तत्व जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। इसको अगर मैं क्लियर करूं तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका 37वां आर्टिकल है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों अर्थात डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक ये सिद्धांत देश के किसी भी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। हालांकि सिद्धांत देश के शासन में अहम है और कानून बनाने में इनका पालन करना सरकार का कर्तव्य होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें आर्टिकल आपका 39 का निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता अर्थात कानूनी सहायता आपको जो है निःशुल्क मिली हुई है। ये बात मैंने पीछे भी बताई थी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन आगे बात करेंगे आर्टिकल 44। देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन जो है 40 में है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें जो है भारतीय राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैंने बताया आपको आर्टिकल 44।
क्या बताया? आर्टिकल 44। इसमें जो है समान सिविल संहिता है जो सबके लिए समान रहेगी। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 50 में है। या फिर आप कह सकते हो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन का प्रावधान जो है आर्टिकल आपका जो है 50 करता है। अधिकारियों द्वारा शक्ति या पदों के अनुचित इस्तेमाल को रोकना, सरकार के लोकतांत्रिक रूप को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, सरकार के सभी अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है। अनुच्छेद 51 देखिए, अनुच्छेद 51 की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात करेंगे अब हम भाग 5 की बात करेंगे अब हम भाग 5 की। तो 5 में जैसे कि आप देख रहे हो क्या होता है, यूनियन है जिसे आप कहते हो संघ। इसके जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 52 से 151 तक, काफी बड़ा भाग है। तो आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल समझनी है। कैसे समझोगे आप? थोड़ा सा गौर करिए कि 2 पार्ट में समझिए। एक तो राष्ट्रपति को समझेंगे आप, यहाँ पर किसको समझेंगे? राष्ट्रपति को। और दूसरा प्यारे बच्चों समझेंगे आप उपराष्ट्रपति को। एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ अगर मैं बताऊं तो जो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं वो आपके 52 से 61 है और इनको हम ट्रिक से समझेंगे। हमारी ट्रिक जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ट्रिक देखेंगे, इसमें लिखा है पकानिको का दियोदशम। ठीक है, 52 नंबर पे राष्ट्रपति का पद होता है, 53 पे कार्यपालिका का प्रमुख, 54 पे निर्वाचन होता है और 55 पे कोटा होता है। 56 आर्टिकल पे कार्यकाल होता है 5 साल का, 57 पे दोबारा निर्वाचन, 58 नंबर पे योग्यता 35 साल होती है। वहीं 59 नंबर पे दशाएं वेतन भत्ता, 60 पे शपथ होती है, 61 पे आपका महाभियोग लगाया जाता है संसद द्वारा। अब उपराष्ट्रपति को ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक लगानी है क्या कि उसका निकास शनि, क्या लगाना है? उसका निकास शनि, ये उपराष्ट्रपति के लिए। देखिए उसे आपका जैसे 63 नंबर से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों और 63 से कितना जाएगा? 70 तक चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 63 से 17 में, तो ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति और सा से हो जाएगा आपका सभापति, का से हो जाएगा कार्य, वहीं आपका नी से निर्वाचन और फिर का से कार्यकाल, सा से समय, पा से आप और दूसरे सा से शपथ और जो है आपका नी से निर्वाचन हो जाएगा। तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ये आपने जैसे क्रम में देख लिया। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ट्रिक आपको बहुत शानदार समझ में आ गई होगी और भविष्य में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे आगे हम। आर्टिकल हमारे पास जो आपका 72 है, कौन सा? 72, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को जाता है। ठीक है, वहीं 74 जो है ये राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के लिए कार्य करता है। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताता है। 76 में प्यारे बच्चों महान न्यायवादी का वर्णन है। 79 में आपका संसद है। तो यहाँ पर आप ट्रिक याद रख सकते हो, क्या? सरला। क्या याद रखोगे? सरला। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो 79, 80, 81 कहने का मतलब 79, 80, 81। तो 79 जो आपका सा से संसद हो जाएगा और रा से आपका राज्यसभा हो जाएगा, 81 में आपका ला से लोकसभा हो जाएगा। तो सरला ट्रिक याद रखेंगे 79, 80, 81। वहीं आपका अनुच्छेद 100 जो है ये गणपूर्ति या कोरम के लिए होता है। 108 की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें संयुक्त अधिवेशन आता है। 110 ये जो है धन विधेयक से संबंधित है। 112 ये प्यारे बच्चों आपका बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 116 ये लेखानुदान के लिए है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के लिए है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करवाने का कार्य करता है। 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा करता है। 129 प्यारे बच्चों ये अभिलेखों से संबंधित है जो आपके पास न्यायाधीश जो आपके न्यायाधीश के पास होते हैं। 137 जो है प्यारे बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन के लिए है। अनुच्छेद 148 ये कैग के पद की चर्चा करता है। बात करेंगे प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा भाग 6 की, जिसमें आपका राज्य आते हैं स्टेट 152 से 237 तक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की। किसकी बात करेंगे? राज्यपाल की। तो आप ये कह सकते हो कि सर आर्टिकल 153 देखिए 52 से 237 तक मैंने बताया है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 153 इसमें राज्यपाल का पद होता है। अनुच्छेद जो है 154 की बात करें तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन कार्य जो है वो मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 155 जो है प्यारे बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 159 ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है,
वहीं अगर बात करें, देखिए जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भी क्षमादान की शक्ति होती है और इनके पास भी होती है। अनुच्छेद 165 जो है ये महाधिवक्ता के लिए होता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की चर्चा के लिए। 171 आर्टिकल जो है प्यारे बच्चों ये विधान परिषद के लिए है और अनुच्छेद 202 बजट के लिए। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल पर अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आगे बात करेंगे। देखिए भाग 7 कौन सा है प्यारे बच्चों? भाग 7 अनुच्छेद 238। लेकिन एक बात यह है कि भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है इसे निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। वहीं बात आगे करें भाग 8 की, तो जो भाग 8 है प्यारे बच्चों ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से लेके 42 तक। एक बात ये ध्यान रखनी कि इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करूं तो अनुच्छेद 239 की अगर बात करूं तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आता है। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? लेकिन पहले आर्टिकल ही देख लो, अनुच्छेद 241। तो इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट आती है, ठीक है, HC। यहां पर राज्य भी मैंने आपको दे दिए हैं, जो आपके कहने का मतलब है यूटीज हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो ये इतने राज्यों के प्रशासन के लिए जो है भाग 8 कार्य करता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वही बात करें प्यारे बच्चों भाग 9 की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भाग 9 है इसमें पंचायतें आती हैं और आर्टिकल जो है 243 है, ठीक है। वहीं भाग 9 का का है नगर पालिकाएं आती हैं, ठीक है। वहीं भाग 9 का खा है इसमें सहकारी समितियां आती हैं। अगर भाग 9 में मैं थोड़ी चर्चा करूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधान हैं। भाग 9 को संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। भाग 9 में अनुच्छेद की अगर बात करूं प्यारे बच्चों तो 243 से स्टार्ट है और 243 के ओ तक जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। पंचायत जो है आपकी 29 विषयों पर कानून बना सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं नगर पालिका की तो नगर पालिका 28 विषयों पर कानून बना सकता है। नगर पालिका का कार्यकाल जो है पहली बैठक से लेकर 5 सालों तक निर्धारित होता है। देखिए अगर बात करूं नगर पालिका की तो नगर पालिका 3 स्तर की होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये चीज आप समझ लेना। ए से लेके 243 ए से लेके ओ तक आपको यहाँ पर आर्टिकल सीन हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें भाग 10 की, किसकी बात करें? भाग 10 की। तो प्यारे बच्चों जो भाग 10 है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो 244 से 244 के का तक किया गया है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अगला आपका जो भाग है वो भाग 11 है, 11 केंद्र और राज्य के बीच इसमें जो है संबंध आते हैं। इसमें जो आर्टिकल है प्यारे बच्चों वो 245 से लेकर आपके 263 तक आते हैं। कितने आते हैं? 245 से लेकर 263 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको यहाँ पर कराए देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 249 की बात करें तो राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसके? अनुच्छेद 249 के तहत। वहीं अगर अनुच्छेद 253 की बात करें तो संसद को राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 262 नदियां राज्य सूची का विषय हैं। जो जल विवाद होता है प्यारे बच्चों नदियों का वो राज्य सूची का विषय होता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषदें इसमें जो है कार्य करती हैं। जो विकास की परिषदें होती हैं, अंतरराज्यीय विकास की जो परिषदें होती हैं वो इसमें कार्य करती हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे भाग 12 में। तो 264 से 300 तक आपके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 266 क्या कहता है? संचित निधि। संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन। वैसे ही आकस्मिक निधि होती है, इमरजेंसी वाली होती है, ठीक है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 क्या होता है? वित्त आयोग। 266 67 आपने समझ लिया है। अगर 66 की करें तो संचित निधि,
67 की करें तो आकस्मिक निधि, 80 की करें प्यारे बच्चों, 280 की करें तो वित्त आयोग आएगा। 300 का ये संपत्ति का अधिकार है प्यारे बच्चों। मैंने जो मूल अधिकार बताए थे उसमें जो आर्टिकल 31 था उसे हटाकर जो है 31 आर्टिकल हटाकर वहां से अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जो है 300 का के उसमें रख दिया गया है। अब इसमें जो है केंद्र का डायरेक्टली कनेक्शन होगा। भाग 13 की, तो भाग 13 में प्यारे बच्चों आता क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों भाग 13 में जो है व्यापार और वाणिज्य है। क्या है? व्यापार और वाणिज्य और आने जाने की आजादी से जुड़े कुछ प्रावधान भी इसमें दर्शाए गए हैं। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 301 की, तो भारत में व्यापार और वाणिज्य की जो है स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी स्थान पर रहकर कहीं पर जो है आप व्यापार कर सकते हो। भाग 14 की बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं भाग 14 की, तो भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अधीन जो है आपकी सेवाएं आती हैं। आर्टिकल की बात करें प्यारे बच्चों, तो भाग 14 में जो है आपके आर्टिकल 308 से 323 तक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ठीक है, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि आते हैं। वहीं बात करें अनुच्छेद 315 तो यूपीएससी, पीसीएस की जो है चर्चा की जाती है। प्यारे बच्चों अगर बात करें भाग 15 की, तो इसमें जो है निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। कितना है? 324 से 329 तक आता क्या है? तो आप कहेंगे सर निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की चर्चा करना इसका जो है अहम कार्य होता है, ठीक है। अनुच्छेद 329 इसको समझना, निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही बात करें प्यारे बच्चों भाग 16, भाग 16 क्या कहता है? इसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 330 से जो है 342 तक जाता है। कितना? 330 से 342 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा में एससी एसटी की सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान है, लेकिन अब ये हट गया है, ठीक है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा, वीएस का मतलब क्या हुआ? विधानसभा में एससी एसटी की सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का ये भी काम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 338 एससी आयोग, अनुच्छेद 338 में क्या है प्यारे बच्चों? एससी आयोग अर्थात शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है। 338 का एसटी आयोग कहने का मतलब है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। वहां पर क्या है? यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 38 में क्या है? तो 38 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। 340 जो है प्यारे बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, या फिर कह सकते हो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट। क्या कहोगे? अदर बैकवर्ड कास्ट। एससी को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एसटी को शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे भाग 17 में। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में प्यारे बच्चों आपकी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा जो है आपकी हिंदी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का जो है आपका विकास है। भाग 18 की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है आपातकाल लगाया जाता है। भाग 18 में क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 356 राजकीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे आपातकाल में। भाग 19 की अगर बात करूं तो इसमें प्रकीर्ण आता है मिसेलेनियस, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कानूनी प्रतिरक्षा की जो है रूपरेखा दी गई है। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 361 भी शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद के दौरान अदालती कार्रवाई से विशेष संरक्षण मिलता है। अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता है तो एकदम से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें प्यारे बच्चों आगे भाग 20 की। किसकी बात करें? भाग 20 की, अर्थात जो आपका भाग 20 है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए अगर भाग 20 की बात करें प्यारे बच्चों,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें संवैधानिक संशोधन है। कहने का मतलब है आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल जो 368 है वो कहता है कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। वही तो ये आर्टिकल संविधान का जो है 368 नंबर, ये भाग 20 में है संवैधानिक संशोधन से। वही बात करें प्यारे बच्चों, अगला भाग आपका आता है 21। इसमें जो आर्टिकल है वो 369 से 392 तक है। कहाँ से कहाँ तक? तो प्यारे बच्चों 369 से 392 तक है। तो इसमें भाग 21 में है क्या, तो मैं आपको बताऊं। भाग 21 में जो है प्यारे बच्चों, इसमें है आपके अस्थायी उपबंध। क्या है? अस्थायी उपबंध। अर्थात आप कह सकते हो कि इसमें दो आर्टिकल समझ लीजिए, एक तो 369 और एक 370। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाएगी। उसके बाद 370, जैसे एक जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था? जम्मू कश्मीर वाला। इसी आर्टिकल के तहत उसे जो है एक विशेष राज्य से हटाकर एक जो है आपका यूटीज में डाल दिया गया है, ठीक है। उसे केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। वहीं बात करें भाग 22 की, तो भाग 22 जो है 393 से 395 तक जाता है। अनुच्छेद 393, इसमें पुस्तक का नाम भारत का संविधान दर्ज है। अनुच्छेद 394, संविधान के लागू होने की तिथि दर्ज है। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आर्टिकल दे रखे हैं यहाँ आपको 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 371 का जी हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं वो समझिए कि यहाँ पर अनुच्छेद 371 का पूरा डिटेल दिया गया है आपको। पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। दूसरा, इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना होता है। देखिए 371 का बी, 371 का सी, 371 का एफ और 371 का एच और 371 का जी जो मैंने आपको बता रखा है। 371 का बी जो है असम के लिए, 371 का सी जो है ये मणिपुर के लिए, 371 का एफ जो है ये सिक्किम के लिए और 371 का एच अरुणाचल प्रदेश के लिए और जी जो मैंने आपको बता रखा है।